नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, पहले दो क्वेश्चन दिए हैं कि एनवायरनमेंट क्या है और उसके व्हाट इंक्लूड इन एनवायरनमेंट। देखिए सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या है, तो एनवायरनमेंट की सबसे पहले तो हमें एनवायरनमेंट का स्पेलिंग पता होना चाहिए। बहुत बच्चों को ENVIRON होता है, MEN एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंट है एनवायरमेंटल, तो यहाँ पे एन आता है, ठीक है, एनवायरमेंट। बच्चों को लगता है कि एन नहीं आता, तो स्पेलिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंट मीनिंग क्या होता है, जो भी हमारे आजू बाजू में है, जो भी हमें दिख रहा है, जो भी बायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक फैक्टर है, एयर है, वाटर है, जीव जंतु है, वो सारा क्या है, तो एनवायरमेंट ही है। यानी ऑल अराउंड अस इज अ एनवायरमेंट। व्हाट इंक्लूड इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है, सारे फिजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, सारे जो है वो एनवायरमेंट में इंक्लूड होता है। एनवायरमेंट यानी एक कंडीशन है। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, क्लाइमेट है, वेदर है, उसी प्रकार हम बोलते हैं कि आज का एनवायरनमेंट, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि कहीं घूमने जाते तो बोलते वाह क्या एनवायरनमेंट में है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खूब लग रहा है, कहीं का एनवायरनमेंट, तो वहाँ का जो फैक्टर है, कुछ फैक्टर बिगड़ जाते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है, वो होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी कुछ हमारे आजू बाजू है, वो सारा का सारा जो है वो एनवायरनमेंट है। अब रिलेशन क्या है एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बीच में, देखिए इनके बीच में गहरा रिलेशन है, क्योंकि उनके बीच में इंटरैक्शन है। अब मान के चलो कि एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम हो गई पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड है। अब पॉन्ड के अंदर जो है वो पानी है, ठीक है, उसी के साथ उसमें मछलियाँ हैं, उसमें बाकी जीव जंतु है, और ये बाकी पूरा एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट होता है, तो ये एनवायरनमेंट है बाजू का, और ये पॉन्ड की इकोसिस्टम है। तो इस पर जो पानी का टेम्परेचर, ऑक्सीजन होता है इसमें, वो कितना रहेगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। इसमें जो फिशेस वगैरह होती है, वो बाहर के जो पंछी आते हैं, वो कभी कभी पकड़ के लेके जाते हैं। तो बाहर के एनवायरनमेंट में इसका कॉम्बिनेशन है, जो एयर है ये इसमें मिक्स हो रही है, कोई लोग है ये इसका पानी पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट का और इसका रिलेशन है, ठीक है। एनवायरनमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। तो एनवायरनमेंट क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी जो भी फिजिकल फैक्टर है, हमने कल के इसमें देखा, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर जो भी है, तो ये जिसको अफेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। यानी एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको जो है वो फिजिकल फैक्टर भी अफेक्ट कर रहे हैं, केमिकल फैक्टर भी अफेक्ट कर रहे हैं, और बायोलॉजिकल फैक्टर भी उसको अफेक्ट कर रहे हैं। मान के चलो कि एक हम इंसान है, तो हमें फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर हमारे पे असर डाल रहे हैं, ठीक है। फिजिकल फैक्टर में जैसे एयर ले ली, सनलाइट ले लिया, तो इफेक्ट नहीं डालता क्या, तो ये सारे फैक्टर हम पे जो इफेक्ट डालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली एनवायरनमेंट। इन शॉर्ट एनवायरनमेंट इज द कंडीशन इन द सराउंडिंग। एनवायरनमेंट क्या है, कंडीशन क्या है सराउंडिंग की। अगर आप कश्मीर में चले गए तो बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पे सनलाइट कम आता है, तो वहाँ की वो एनवायरनमेंट हम बोलेंगे, तो वहाँ की जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड मीनिंग बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर, सारे फैक्टर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, दो मेन टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यानी जो इंसान के द्वारा एनवायरनमेंट बनाया जाता है, उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बताया जाता है। देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर है, एटमॉस्फेयर है, वाटर है, लैंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इटीसी। यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, उसमें बायोटिक और अबायोटिक यानी जो नॉन लिविंग है, अबायोटिक, और बायोटिक यानी लिविंग जो है, इनके बीच में इंटरेक्शन चालू रहता है। अब जैसे हम हैं, लिविंग बायोटिक फैक्टर है, और एक अबायोटिक फैक्टर है एयर, तो हम एयर लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे बीच में और बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर में कंटिन्यू इंटरेक्शन चालू है। देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेचुरल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यानी आपने देखा होगा कि कई बार जो है वो आर्टिफिशियली कुछ एनवायरनमेंट बनाए जाते हैं। कुछ आपने कई, जैसे कश्मीर में लोग घूमने जाते हैं, तो कई कई जगह पे ऐसी भी चीज़ें बनाई गई है जहाँ पे एकदम ठंडा है, ऐसा लगेगा कि आपको कश्मीर में आ गया है। उसका कुछ चार्जेस देना पड़ेगा, और एक ऐसे बहुत बड़ा हॉल रहेगा, उसमें आपने देखा होगा कि बर्फ लोग खेलते हैं या फिर खेती करते हैं। तो फिर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट किया जाता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्लांट जो है वो ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बेसिकली एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर, यानी कोई भी हो वहाँ पे दो फैक्टर मेन होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर और एक अबायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी।
इकोलॉजी क्या है? जो स्टडी कर रहा है, यानी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर में जो इंटरेक्शन है उसकी जो स्टडी हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली इकोलॉजी। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, अब इकोलॉजी को स्टडी करने, सॉरी 2 मिनट, ये माइक निकल गया। तो इकोलॉजी को जो स्टडी कर रहे हैं हम, तो इकोलॉजी को स्टडी करने का बेसिक फंक्शन क्या है? इकोसिस्टम। जैसे हमने पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल लिया था, ठीक है। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। अब एनवायरमेंट में बहुत सारी इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, रिवर इकोसिस्टम है। अब बड़ी स्तर पे बात करें तो एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है। तो अलग अलग प्रकार की इकोसिस्टम हमें जो है वो एनवायरमेंट में देखने को मिलती है। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम इन अर्लियर क्लासेस। कुछ इकोसिस्टम हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, बोलते हैं स्मॉल पॉन्ड इज अ इकोसिस्टम। देखिए स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम। अब देखिए एक पॉन्ड है, ये भी एक इकोसिस्टम है, और पूरी की अर्थ जो है ये भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड के अंदर जो भी चीजें हो रही है इनका भी एक स्वतंत्र जो है वो, यानी हम बोल सकते हैं कि इनका घर है या फिर है। और अर्थ भी इकोसिस्टम ही है, क्योंकि अर्थ में भी बायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक फैक्टर है, अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फूड चेन है, फूड वेब है, चालू है। तो अर्थ भी एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम। इन ब्राइफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया, यानी बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर एक जियोग्राफिकल एरिया जो है वो कवर करते। पॉन्ड इकोसिस्टम में इतना सा इसने कवर किया, अर्थ ने बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया जो है वो कवर किया, एंड देयर इंटरेक्शन कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द इकोसिस्टम, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब देखिए विच साइकिल आर ऑपरेटेड इन द एनवायरमेंट, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंट। बहुत सारी साइकिल है, बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वो हम आगे पढ़ेंगे। मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, आप सर्च करना कोई भी साइकिल, राहुल मानकर लिखना, मेरे दूसरे चैनल पे वो सारी साइकिल मैंने वहाँ पे अपलोड किए, वो आपको मिल जाएंगी। तो एनवायरमेंट बैलेंस इज मेंटेनिंग थ्रू कंटिन्यूस ऑपरेशन वेरियस नेचुरल साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसेस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तो एनवायरमेंट का जो बैलेंस है वो इन साइकिलों की वजह से बना रहता है। जैसे वाटर साइकिल में क्या होता है, समंदर है, इसका पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, यानी इसकी भाप बनती है, इसके क्लाउड बनते हैं, और ये क्लाउड फिर यहाँ वहाँ जाके पानी बरसाते हैं, ये रिवर के थ्रू फिर से ओशन में आते हैं, फिर से यहाँ पे वाप होती है। तो ऐसा जो है वो कंटिन्यूस एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन जो है वो चालू है, उनका बैलेंस जो है वो चालू है, यानी ऐसा नहीं कि बैलेंस नहीं है। तो ये बैलेंस बनाए रखने के लिए ये जो साइकिल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो बैलेंस मेंटेन ड्यू टू द वेरियस फूड चेन एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है सिंपली, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। देखिए अगर नेचर नहीं होता तो हम नहीं होते, तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो नेचर पे डिपेंड होता है। प्लांट ही नहीं है, बाकी के एनिमल ही नहीं है, मान के चलो कि कोई इंसान नहीं, आप अकेली है, तो आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा ना। आपके पास अरबों खरबों रुपया दे दिया और दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है, सिर्फ आप अकेले बचे हो, तो क्या एग्जिस्टेंस रहेगा? तो सारे इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। Hence it is basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing the balance। तो नेचर को प्रिजर्व करना ये हमारी जो है वो सबसे पहले जो है वो प्रिजर्व करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि नेचर के बिना हम ही नहीं है। अगर हम पेड़ को काटेंगे तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, सारी चीज़ें देती है, वाटर को खींचते हैं, पानी का लेवल बढ़ाते हैं, सारा कुछ है। तो जो भी कुछ नेचर में, पेड़ ही नहीं, छोटा सा छोटा जीव जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक को प्रिजर्व करना, हर एक को जो है वो हमें सुरक्षित करना, उसकी केयर करना हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें क्या लगता है कि हमें जो है वो अर्थ हमारे एंसेस्टर से मिली है और फ्यूचर, तो हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। देखिए जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ताकि जो नॉन रिन्यूएबल यानी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, जैसे कोल है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, पेट्रोल है, तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बना रहे। ऐसा नहीं कि हमने आज यूज कर लिया, फ्यूचर जनरेशन का कोई सोचना नहीं। तो हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलती है। कैसे डेवलपमेंट करना है कि हमारी तो नीड पूरी हो पर फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच के वहाँ की उनकी भी नीड्स पूरी हो, वही यहाँ पे बताया गया है। इट इज सेड दैट वी हैव गॉट द अर्थ प्लैनेट ऑन द लीज फ्रॉम द अवर फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन से हमें वो लीज पे मिली है, नॉट फ्रॉम द एंसेस्टर प्रॉपर्टी, हमारी कोई पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें मिली है। हेंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें सोचना है, हमें सारा बर्बाद नहीं कर देना है, इसको पूरा ख़त्म नहीं कर देना है। तो फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच के सारे जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करना है। जैसे रिन्यूएबल सोर्स का अगर हम यूज़ करेंगे तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है वो ज़्यादा लंबे तक चलेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन भी उसका उपयोग जो है वो कर पाएगी। ठीक है,
तो ये एक रिलेशन था, ऐसा थ्योरेटिकल टॉपिक था, समझाने की कोशिश की। बहुत कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।